तो हम लोग आ जाते हैं अपने सेकेंड केस पर। इस केस को पहले तो ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इफ T1 and T2 are the time at which it is at height h while ascending and descending respectively, then find h and u। तो क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि जैसे अगर हम किसी भी बॉल को या किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें तो वो एक पर्टिकुलर हाइट पर दो बार होती है, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लिया ग्राउंड पर यहां पर फ्लोर पे एक बॉल रखी होती और इसको आप टावर मान लो, तो अगर हम यहां से बॉल को फेंकते ऊपर तो बॉल मान लिया यहां तक जाती, तो जब यहां से नीचे से आ रही होती तो वो इस हाइट को क्रॉस करती ना, और उसके बाद वापस फिर जब नीचे जाती तो फिर उसी हाइट को क्रॉस करती। मतलब अगर हम किसी बॉल को यहां पर नीचे से फेंके और मान लिया यहां पर हमने एक मार्क लगा दिया एक पर्टिकुलर हाइट पर, तो अब क्या होगा कि अगर वहां से हम फेंकेंगे बॉल तो बॉल यहां तक आएगी और इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगी, तो जाते समय एक बार यहां पर है और फिर वो जब रिटर्न होगी वापस तो यहां पर फिर से होगी, तो वो दो टाइम पर एक ही पर्टिकुलर हाइट पर होगी कि नहीं, एक बार जाते समय और एक बार आते समय वापस। ठीक है, तो वही केस है कि अगर आपको वो दोनों टाइम दे दिए जाएं कि वो इस पर्टिकुलर हाइट पर, जैसे यहां तक की अगर हम हाइट लें तो इस पर्टिकुलर हाइट पर मान लिया दो टाइम दे दिए गए कि 3 सेकंड के बाद और 5 सेकंड के बाद वो इसी हाइट पर थी, तो 3 सेकंड के बाद जाते समय और 5 सेकंड के बाद रिटर्निंग के समय इसी हाइट पर थी, तो आपको बताना है कि वो हाइट क्या है h, और या फिर ये जो स्पीड है ये क्या है। तो ये भी पूछा सकता है या इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर आपने u बता दिया यहां पर क्या है, तो भी आप और भी मैक्सिमम हाइट भी बता सकते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी बता सकते हैं। तो कई चीजें हैं जो हमें यहां पर देखनी है, समझनी है। ठीक है, तो हम लोग इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। दिख रहा है ना सही से? अब यहां पर देखो इस डायग्राम को कि ये जो डायग्राम यहां पर दिखाया गया है इसमें हमने ये चीज आपको पहले ही बता रखी है कि जब हम किसी भी बॉल को फेंकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ तो ये ऐसे जाती है और फिर वापस आती है, लेकिन इसके जाने और आने के पाथ अलग नहीं होते, सेम ही तो रहता है। जैसे अगर हमने बॉल को ऐसे फेंका तो बॉल ऐसे तो जाएगी सीधे और ऐसे नीचे आ जाएगी, ऐसा थोड़ी कि पहले ऊपर जाएगी फिर यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगी फिर आएगी, ऐसा पाथ होगा? नहीं होगा ना। ये पाथ सिर्फ दिखा दिया जाता है कि ये जाने का दिखा दिया गया और ये आने का, लेकिन वो जिस लाइन में जाएगी उसी लाइन में वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हम दिखा देते हैं जस्ट इसे। तो आप देखो यहां से बॉल को फेंका गया, इस लोकेशन से ए पॉइंट से बॉल को हमने फेंका यहां पर, और यहां से वो बॉल ऊपर जा रही है। ठीक है, और यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर देने ये वापस आ गई इसी लोकेशन पर, मतलब उसी ग्राउंड पर वापस आ गई। तो आप देखो इस पर्टिकुलर हाइट को अगर हम लें, मतलब ये जो हाइट यहां पर आपने ली है, इस पर्टिकुलर हाइट पर बॉल दो बार है। एक बार जब यहां से जा रही थी तो इस पर्टिकुलर हाइट पर थी, इस लोकेशन पर थी, और यहां से यहां तक का टाइम क्या है t1, तो t1 टाइम के बाद ये यहां पर थी। इसके बाद ये ऊपर गई, ऊपर वेलोसिटी 0 हुई तो फिर रिटर्न हुई, जब रिटर्न हुई तो वापस आ रही थी, तो इसी पर्टिकुलर हाइट पर, इसी h हाइट पर वो दोबारा है। ठीक है, और यहां पर ये जाते समय, तो आप देखो यहां से यहां तक का टाइम क्या है t1, मतलब यहां से यहां तक का टाइम t1, और फिर यहां से अगर हम यहां तक का टाइम लें तो वो क्या है t2, ये दिखाया गया ना, ये यहां से लेकर यहां तक का ये जो टाइम है ये t2 दिखाया गया, और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो t1। तो आपको यहां पर क्या करना है, u और h की वैल्यू बतानी, लेकिन कुछ और भी चीजें निकाल सकते हैं, वो चीज देखो आप। जैसे अगर हम आपसे यहां पर एक बात पूछें कि यहां से यहां तक का टाइम t1 है, ठीक है, तो आपको एक पीछे पॉइंट बताया गया था कि सेम सेगमेंट में टाइम भी सेम लगता है। तो अगर हम आपसे कहें यहां a से b तक का टाइम t1 है, तो जरा बताओ d से a तक का टाइम क्या होगा? t1 ही होगा ना। मतलब ये वाला जो टाइम है यहां से लेकर यहां तक का, ये वाला जो टाइम है ये भी क्या होगा, t1 के बराबर ही ये टाइम होगा। ठीक है, क्लियर है ना? डाउट कोई? डाउट तो नहीं ना कि अगर यहां से यहां तक का टाइम t1 है तो जब ये घूमकर यहां आएगी तो यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो अगेन क्या होगा, t1 के बराबर होगा। तो अब जरा उल्टा चल के देखो, यहां से चलो, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम
T2। आप देखो ये वाला टाइम क्या है T2, मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम है वो T2 और यहां से यहां तक का टाइम T1। तो अगर हम ये टोटल टाइम कहें T1 प्लस T2, और टोटल टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि अगर आपको ये दोनों टाइम T1 और T2 दिए गए हैं तो आप सीधे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। जैसे उसने कह दिया T1 की वैल्यू जो है वो 3 सेकेंड है और T2 की वैल्यू 5 सेकेंड है, तो बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 8 सेकेंड। 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8 सेकेंड। और अगर आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो आप यू भी तो निकाल सकते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2u/g। ठीक है, फॉर्मूले सब याद रखो, 2u/g। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो तुरंत आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हैं क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहां पर केस हमने समझ लिया, जो पॉइंट्स है वो समझ लिया। अब हम लोग एक तरफ से इसमें चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है h, ठीक है, एंड u, h और u आपको फाइंड करना है। तो अभी जो हम लोगों ने चीजें समझी हैं उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2। तो आप यहां पर लिखेंगे इसी के नीचे जो जगह है वहां पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2। आपको सिर्फ फार्मूला याद नहीं रखना है, फार्मूले का पहले केस याद रखना है कि जो केस है वो क्या। तभी तो जैसे आपको बता दिया कि T1 प्लस T2 बराबर T, तो इसको याद करके क्या तुम्हें मिल जाएगा? कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको केस याद रहेगा तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये T1 T2 कौन से हैं। जब एक पर्टिकुलर h हाइट पर पार्टिकल दो बार होगा अलग अलग टाइम पर, तो उन दोनों का जो सम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो आपको यह भी याद रखना है कि ये केस क्या है और उस केस से रिलेटेड फार्मूले क्या है। ठीक है, आगे लिखेंगे टाइम टेकन, नेक्स्ट लाइन में टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम B टू C टू D, B टू C टू D। ठीक है, अब B टू C टू D का मतलब क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि B से C और C से D आने में कितना टाइम लगा, मतलब इस हाइट के ऊपर वाला जो पार्ट है इतना टाइम क्या होगा बताओ? T2 माइनस T1, क्योंकि टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक का क्या है? T2। ठीक है, ये टाइम है, और यहां से यहां तक का टाइम क्या है? T1। तो अगर ये टोटल टाइम यहां से यहां तक का T2 है, इतना टाइम T1 है, तो T2 में से अगर हम T1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो T2 में से अगर हम T1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये ऊपर वाले पार्ट का टाइम बच जाएगा, दैट विल बी T2 माइनस T1। तो आप लिख देंगे इसी के आगे दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। जस्ट सिंपल सा पॉइंट है, कोई बड़ी बात थोड़ी कि यहां से यहां तक का टाइम T2, यहां से यहां तक का टाइम T1, तो पूरे टाइम में से इतना घटा दो तो ऊपर वाला बच जाएगा टाइम आपका, T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे मान लिया उसने कभी एक साइड का टाइम पूछ दिया, जैसे उसने कह दिया B टू C तक का टाइम क्या होगा? टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम B टू C, T2 माइनस T1 बाई 2। मतलब ये पूरा टाइम अगर यहां पर T2 माइनस T1 है तो आधा टाइम वही तो लगेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब हम एक लेवल पर होते हैं तो उस लेवल से जितना ऊपर तक जाने में टाइम लगता है उतना ही ऊपर से नीचे तक। ये सारी चीजें पीछे से ही रिलेटेड है, कुछ भी हम नया यहां पर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया था, जहां तक लास्ट टर्न पे बता दिया गया था, मतलब केस को छोड़कर उससे पहले वाला पार्ट, तो वहीं तक पूरा कॉन्सेप्ट था। बाकी तो केसेस हैं, केसेस में तो वही चीजें यूज होंगी ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही यूज कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक का पूरा टाइम T2 माइनस T1, तो आधा टाइम T2 माइनस T1 बाई 2। तो यहां पर लिख लेंगे टाइम टेकन बाई बॉडी फ्रॉम
फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 2, T2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 2, B2C एक साइड का जो टाइम है B2C, T2 माइनस T1 बाई 2 हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहां पर कि अभी आपने क्या बताया था जब हमने कहा था कि जो टोटल टाइम है, अगर जैसे उसने आपसे क्वेश्चन क्या कहा, ये भी चीजें हम निकाल सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, H निकालना है और U निकालना है। तो U हम कैसे, आप सोचो कि अभी आपने स्टार्टिंग में जवाब दिया था कि अगर आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2 है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u बाई जी। बस यहां पर 2u बाई जी रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए, वो जो है इनिशियल स्पीड मिल जाएगी। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे नाउ t इज इक्वल टू 2u बाई जी implies that u is equal to हाफ जी इंटू टी, और या फिर ये इंप्लाई करेगा u इज इक्वल टू हाफ जी और t की जगह रख देंगे T1 प्लस T2। हाफ जी T1 प्लस T2, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2u बाई जी होता है, तो यहां से u लिखेंगे तो हाफ जी टी हो जाएगा और t की जगह पर रख देंगे T1 प्लस T2। तो आप सोचो अगर इस पर्टिकुलर हाइट का उसने आपको क्या दे रखा है, टाइम T1 और T2, एक ही पर्टिकुलर हाइट पर वो दो बार होता है, T1 टाइम पर और T2 टाइम पर, तो जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी हो जाएगी हाफ जी T1 प्लस T2। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद आप देखो यहां पर अभी हमें h निकालना है, तो आप सोचो यहां पर सीधे सीधे सोचो कि आपको h निकालना है, आपको इनिशियल स्पीड पता चल गई u, क्या करोगे, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इस पर्टिकुलर हाइट पर वो T1 टाइम के बाद, T1 टाइम के बाद, तो सिंपल सा केस ही तो है कि T1 टाइम के बाद उसकी हाइट क्या होगी। तो अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो हम लोग हमेशा कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, सेकंड। ठीक है, ये चीजें हमने आपको सब बता ही रखी है कि कब फर्स्ट यूज करते हैं, कब सेकंड, कब थर्ड। आपको क्या बताया गया था, u और a कभी भी डिसाइड नहीं करते, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी। डिसाइड कौन करता है, v और t, या फिर s और t, या फिर v और s। तो v और t पहले में आता है, s और t दूसरे में आता है, और v और s तीसरे में आता है। और sn वाली इक्वेशन वो अलग से ही चमक जाती है कि कब हमें उसका यूज करना है। ठीक है, तो हमें यहां पर सारी चीजें पता है, तो इसमें हमें पता है कि h निकालना है, तो t1 टाइम के बाद आपको h बताना है, यानी कि आप सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, h इक्वल टू, और नीचे से ऊपर फेंका है तो h इक्वल टू क्या, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t की जगह बस T1 रख देंगे और u की जगह ये रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हो कि ये जो यहां पर h हाइट है ये T2 टाइम के बाद भी तो है, तो अगर हम T1 की जगह T2 रख दें तो क्या आंसर आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब तुम इसमें क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं आएगा, आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। कि अगर आप T1 की जो फार्मूला है h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें अगर t की जगह T1 रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, और t की जगह पर T2 अगर रखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि वो दोनों टाइम के बाद एक ही पर्टिकुलर हाइट पर तो है, आप रखकर देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो T2 रख देंगे तो ये टाइम है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि h आपको क्या देता है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्टेंस अगर दिमाग में चलेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो इनिशियल टू फाइनल वो तो T1 टाइम के बाद भी h है, और T2 टाइम में यहां आ गया तब भी इनिशियल टू फाइनल क्या रहेगा, h ही रहेगा। तो आप कोई भी चीज रखेंगे T1 या T2 आंसर सेम आएगा। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, अब यहां लिखते हैं नाउ बाई, अभी हम करके दिखा देंगे आपको, ut1 h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि T1 स्क्वायर। अब यहां पर रखेंगे हम वैल्यू, पुट u इज इक्वल टू हाफ जी T1 प्लस T2।
बस हमने क्या किया, टी की जगह T1 रखा, H की वैल्यू निकालनी थी, U की जगह पर हाफ जी T1 प्लस T2 रख दिया यहां पर। तो जब आप रखेंगे इसे, फिर इसे ओपन करेंगे तो ये T1 अंदर जाएगा तो T1 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी भी अंदर जाएगा तो हाफ जी T1 स्क्वायर। फिर यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 T2 आ जाएगा, T1 T2 हाफ जी T1 T2, हाफ जी T1 T2 हो गया। और फिर यहां क्या आ जाएगा, हाफ जी T1 स्क्वायर, हाफ जी T1 स्क्वायर, हाफ जी T1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, हाफ जी T1 T2। तो ये H की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम लोग को देखना था दोनों H और U की वैल्यू आ गई। अब देखो, आप देखो यहां पर सोच रहे होंगे कि जैसे भी हमने पूछा था तो आप थोड़ा कंफ्यूज थे कि पता लगा T2 रखेंगे तो आएगा या नहीं। तो वो आएगा क्योंकि उतने समय के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट फिर वही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम पहले जैसा फिर हो सकता है, डिस्टेंस नहीं हो पाती है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस बढ़ेगी, फिर वो घटेगी नहीं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे पहले ये नीचे से ऊपर जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी और वापस वहीं आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर आप देखें यहां पर T2 रखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर हम आपको रखकर ऐसे दिखा देते हैं, तो थोड़ा सा ये चीजें करके इसलिए दिखा देते हैं कि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन्स होते हैं या जो रटने वाली चीज होती है वो थोड़ा कम हो जाए, आपके दिमाग में समझ आ जाती है कि हाँ होता है, मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है भी वही चीज। जैसे आप देखो यहां पर T2 रखो आप, तो आप क्या रखेंगे, अब डायरेक्ट रखेंगे हम, तो U की जगह वैल्यू भी रख देते हैं जो यही वैल्यू है। तो U की जगह रखेंगे हम हाफ जी T1 प्लस T2, और जो ये T1 है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, T2 एंड माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करके हाफ जी, ये ओपन करेंगे पूरा T2 भी और इसको भी, तो ये हो जाएगा T1 T2 एंड प्लस हाफ जी, और T2 और T2 हो जाएगा T2 स्क्वायर एंड माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। कैंसिल हुआ, फिर से देखो वही आ गया, हाफ जी T1 T2। तो यानी कि T1 टाइम और T2 टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, पोजीशन उसकी वही H के बराबर रहेगी। इसलिए चाहे आप वहां से सॉल्व करें चाहे यहां से, आंसर दोनों से एक आएगा। ठीक है, एक चीज और हम बता दें, कई बार ये होता है ना कि इसमें जो दो फॉर्मूले हैं, अगर उन दोनों फॉर्मूलों को देखो आप, तो जैसे ये H है और दूसरा जो फॉर्मूला है वो U का है, और वो क्या है, हाफ जी T1 प्लस T2। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, इसमें बस मल्टीप्लिकेशन और इसमें क्या है, एडिशन। होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन समझते हो ना, कि मतलब हमें दोनों चीजें बता तो है लेकिन बस हम यहां कंफ्यूज हो रहे हैं, यार इसमें प्लस था कि इसमें प्लस था। एक होता है पूरा साफ हो जाना, मतलब कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो अगर पूरा साफ हो गया तब तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। लेकिन अगर कंफ्यूज है कि दोनों फॉर्मूले दिमाग में आ रहे हैं, बस हमें ये नहीं याद आ रहा है कि H किधर था और U किधर था, तब आप क्या करोगे, जैसे बाई चांस कंफ्यूज हो गए तो डायमेंशन से देख लो, यूनिट से देख लो, और क्या करना है, यूनिट आप रखोगे। जैसे मान लिया आपका मन करने लगा कि जो हाफ जी T1 प्लस T2 है ये एक्चुअल में H है, आपको ये लगने लगा कि ये H है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि यार U तो नहीं है। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप देखो यहां पर क्या करो, आपने G की वैल्यू रखी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट, और सेकेंड में सेकेंड ऐड करेंगे, सेकेंड ही रहेगा, तो अब ये एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड है तो U होगा ना, H तो होगा नहीं। इसका मतलब आप कंफर्म हो गए कि ये H नहीं है, क्या है, U है। ठीक है, तो आपको अगर कभी फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि वहां पर U या H, तो उसमें आपको जस्ट यूनिट देखनी है, एक की देख लेंगे, आपको क्लियर हो गया कि अगर ये U है तो दूसरा वाला क्या था, H है। ठीक है, बस ऐसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, नहीं 2 क्वेश्चंस हैं 11 एंड 12, वो हम लोगों को करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, इसमें यही कंफ्यूजन हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन या सेकेंड। इसीलिए जैसे हम शुरुआत से एक ही काम आपको बताते रहते, रिवीजन करो और ध्यान से समझो
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जैसे आपने यहां पर तुरंत सोचा कि बस जो सर ने बताया फॉर्मूला वैल्यू रखो, आंसर आ गया 3 5, ठीक है। तो लेकिन आप ये भी तो देखो कि कोई जरूरी थोड़ा कि जो h है वही आपसे पूछा गया हो। जैसे आपने यहां ध्यान नहीं दिया, लिखा है फाइंड हाउ हाई द पार्टिकल विल राइज अप। हाउ हाई पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया गया था कि ये जो टर्म होता है हाउ हाई मतलब कितना ऊंचा, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि आपको एच मैक्स निकालना है। और आपने क्या निकाला? नहीं निकाला, आपने एच निकाला है। जैसे जब पार्टिकल ऐसे जाएगा तो यहां पर इस पर्टिकुलर मान लिया यहां पर जाते समय ये जो टाइम है t1 इज इक्वल टू वो है 3, और यहां पर वापस आते समय जो टाइम है t2 वो है कितना 5, ठीक है। तो ये 3 और ये 5, तो आपने जो h कैलकुलेट किया है वो इस पर्टिकुलर हाइट पर वो 2 बार है, तो आपने ये वाला h निकाला है। यही तो निकाला तुमने, जो फॉर्मूले में है h वो तो ये वाला h है। लेकिन उसने पूछा था हाउ हाई, हाउ हाई का मतलब होता है कि आपको ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ये आपसे क्वेश्चन मार्क था, ये नहीं पूछा गया था। ये पूछा जाता तो आंसर आपका सही था, लेकिन उसने पूछा ये एच मैक्स क्या होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। देखो आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ तुम्हारा, ठीक है। सब कुछ तुम्हें आ रहा था, एच मैक्स का भी फॉर्मूला पता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ। तो एच मैक्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं? 2 फॉर्मूले बताए गए थे, हाफ जी टी एफ स्क्वायर और दूसरा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो आई थिंक टाइम निकालना ज्यादा आसान है भाई। जैसे अगर हम टी अप एक साइड का टाइम निकालें तो एक साइड का जो टाइम होता है टी अप वो क्या होता है टोटल टाइम का आधा। भाई जैसे टोटल टाइम 10 सेकंड लगा तो आधा टाइम 5 सेकंड एक साइड का टाइम हो जाता है। और ये जो टोटल टाइम है ये क्या होगा 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2। अभी बताया गया ना कि ये दोनों t1 t2 जोड़ देंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 सेकंड। टी अप की वैल्यू आ गई। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि एग्जाम में अगर बैठे होते आप तो आपको ये लिखने की जरूरत थोड़ी थी। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर, आपने देखा 3 5 है, इसका मतलब 3 + 5 8 हो गया टोटल, और आधा कर दिया दैट इज 4, यानी कि टी अप की वैल्यू 4 सेकंड बिना कुछ लिखे ही आ गया। और टी अप की वैल्यू 4 सेकंड है तो जो एच मैक्स है वो क्या हो जाएगा हाफ जी टी अप स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू क्या है 10 और टी अप की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाए 16, तो कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो कुछ लोगों ने सेकंड ऑप्शन बताया था वो बिल्कुल सही था 80 मीटर। उसने ध्यान दिया, उसने तुरंत समझ लिया कि हाउ हाई का मतलब तो मैक्सिमम हाइट है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाल, यू से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यू से क्यों निकालें, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है, लेकिन अब हम तो अभी आपको जैसे केस ही आपको तुरंत कराया, अब उसी में हम आपको T1 दे दें T2 दे दें और आपसे आंसर निकलवाएं तो उसका क्या मतलब है। तो हमें 3 चीजें तुरंत बतानी है, लेकिन हमें समय भी अपना बचाना था। तो हमने क्या किया, जनरल फॉर्म में आपको केस बता दिया कि एग्जाम में आपसे H और U पूछा जा सकता है जो उसमें बताया गया, डायरेक्ट T1 और T2 देकर, तो वो तो आप कर ही लेंगे। चेंज करके भी दिया जा सकता है, जिसमें आप कंफ्यूज हुए वही क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। अगले क्वेश्चन में देखो फिर से थोड़ा सा चेंज है, तो डायरेक्ट वाला तो पूछा जा सकता है, नहीं इनडायरेक्ट वाला थोड़ा सा कुछ और चीजें उसने दी और अलग तरीके से पूछा, वो हमने कराया। नोट कर लिया इसे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड एंड द बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड। अब देखो इसमें 2 टाइम दिए तो हैं 6 और 12, लेकिन इसमें वो T1 T2 नहीं दिया। लैंग्वेज को समझना है आपको कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ फ्रॉम फुट ऑफ टावर, मतलब जो टावर है उसके मतलब बिल्कुल फुट से एकदम लोएस्ट पॉइंट से। द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस, तो वो जो बॉल है वो उसके टावर की जो टॉप है उसको 2 बार क्रॉस कर रही है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के अंतराल पर उसके टावर को 2 बार क्रॉस कर रही है। मतलब ये क्या है, इसका मतलब है उसने ऐसे कुछ कहा है कि जैसे ये मान लिया टावर हो गया, इसकी हाइट है h के बराबर, ठीक है। तो जो बॉल है वो आपने जैसे यहां से मान लिया ऐसे फेंका इस लोकेशन से, तो ये बॉल ऊपर गई और फिर ये ऐसे आ गई यहां पर,
ठीक है, ये तो हमें बार बार बताने की जरूरत है नहीं कि ये जैसे जाएगी वैसे आएगी, बस ये दिखाने का तरीका होता है हम लोगों का। ठीक है, तो ऐसे हमने दिखा दिया। अब आप देखो यहां पर उसने क्या कहा कि जैसे मान लिया यहां से यू स्पीड से आपने फेंका, तो उसने आपसे ये कहा है कि इसने इसके टॉप को, ये इसका टॉप हो गया ना, ये टॉप है यहां पर, तो उसने कहा ये जो टॉप है इसको उसने 2 बार क्रॉस किया 6 सेकंड के अंतराल पर। मतलब क्या हुआ कि जब बॉल यहां पर थी, ठीक है, जब बॉल इस लोकेशन पर थी और उसके बाद जब बॉल यहां पर इस लोकेशन पर आई वापस उसी टॉप पर, तो यहां से यहां तक का ये जो टाइम है ये वाला, ये टाइम कितना है, दिस इज 6 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम 6 सेकेंड है। तो आप सोचो कि अगर हम आपसे कहें कि ये है T1 और यहां पर बॉल होती है T2 टाइम के बाद, मतलब आफ्टर टाइम, ये तो समझ ही जाते हैं ना, अभी हम लोगों ने समझा ही केस में कि यहां से यहां तक का टाइम T1 है और यहां से यहां तक का टाइम T2 है, तो उसने आपको ये दिया। आप देखो फिर से लैंग्वेज, द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड के अंतराल पर उसके टॉप को वो 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, एंड द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड। तो जो भी टाइमिंग्स हैं वो यहीं से दी जाएंगी, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 हो गया, ये t इज इक्वल टू T1 हो गया और ये t इज इक्वल टू T2 हो गया। ठीक है, तो उसने इतना टाइम 6 सेकेंड दिया। अब जरा बताओ ये जो 6 सेकेंड है ये एक्चुअल में क्या हुआ, अभी लिखवाया गया था ना, क्या लिखवाया गया था, T2 माइनस T1। इतने टाइम को इस h हाइट के ऊपर वाले टाइम को हम लोग बोलेंगे T2 माइनस T1। तो एक तरह से आपको दिया क्या गया है, गिवन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन हो गई। और फिर उसने कहा एंड द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड, मतलब 12 सेकेंड, यानी कि इस लोकेशन पर बॉल कब पहुंचती है, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड के बाद। तो यानी कि ये पूरा टाइम हो गया ना, जब यहां से फेंका उसके 12 सेकेंड के बाद बॉल यहां पर आई, तो ये जो 12 सेकेंड है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, T1 प्लस T2 होता है। तो T2 प्लस T1 उसको हम लिख सकते हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया T2 प्लस T1। और T2 प्लस T1 की वैल्यू कितनी, 12। अब सोचो क्वेश्चन पूरा आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के निकाल लिया। अब क्वेश्चन सब आपके लिए आसान हो गया। कैसे, क्योंकि उसने आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर का मतलब ये वाला h पूछा है। अब की वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, होगा कि नहीं, कि h इज इक्वल टू T1 हाफ जी T1 T2। तो हाफ जी T1 T2 करें, बस ये आपको T1 T2 पता चल जाए, दो इक्वेशन सॉल्व करके T1 T2 निकाल ही लेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 2T2 इज इक्वल टू 18। तो T2 की वैल्यू आ गई 6 एंड बाई, हाँ सॉरी, T2 की वैल्यू आ गई 9। और फिर यहां पर बाई इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मान लिया बाई इक्वेशन 2। तो यहां से T1 की वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड, सॉरी 12 माइनस T2। T1 इज इक्वल टू 12 माइनस T2 और T2 की वैल्यू है 9। तो यहां पर हम रखेंगे 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी T1 एंड T2। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, हाफ g की वैल्यू 10 और T1 T2 कितना है 3 एंड 9। वन 135 मीटर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो डायरेक्ट केस पर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, और यहां पर जिस तरह से दो क्वेश्चंस कराए गए ऐसे कुछ चेंज करके भी दिया जा सकता है। ठीक है,
चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। ऐसे हम लोग यहाँ पर जैसे जो हमने असाइनमेंट्स अपने सेट किए हैं आगे पूरी फिजिक्स के, तो वो ऐसे ही सेट हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पीछे क्या था कि चैप्टर जैसे छोटे थे चैप्टर तो हमने कई चीजें कर ली, तो पूरा क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चंस कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम केसेस पर आते हैं तो उस केस को अप्लाई करना भी सीखना है। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, फिर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। इस तरह से हमें पूरे चैप्टर का एप्लीकेशन पता चल जाता है। ठीक है, हर एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन आ जाता है कि कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट में कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो वापस आ जाते हैं हम लोग फिर से केस पर। चलिए ये नेक्स्ट केस देखते हैं। इस पर भी क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पूछे गए। तो जो ये केस है ये क्या है, पहले तो हमें ये केस एंड देन हम लोग पर भी एक क्वेश्चन डाल दिया इस पर भी। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं तो एक थोड़ा सा चेंज करके हमने क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बाद में। अ बॉडी इज थ्रोन डाउन फ्रॉम हाइट h एंड h विद स्पीड u1। एक बॉडी को यहां पर ऊपर से ड्रॉप किया गया है या थ्रो किया गया है स्पीड u1 से। तो यहां पर आप देखो कि ये जो बॉडी है 1, ठीक है, इसको ऊपर से इस तरीके से हमने u1 स्पीड से फेंका। ठीक है, दैट इज u1 हो गया। और जो दूसरी वाली बॉडी है उसके लिए क्या कहा गया, एट द सेम इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पर अनदर बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड u2। दूसरी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है विद स्पीड u2। व्हेन एंड वेयर द टू बॉडीज क्रॉस ईच अदर, दोनों बॉडीज एक दूसरे को कितने समय के बाद क्रॉस करेंगी और कितनी हाइट पर। देखो व्हेन एंड वेयर, कब और कहां पर। ठीक है, तो इस पर भी आपके यहां क्वेश्चन पूछा गया है। अब पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं डायग्राम जो है। आप देखो जरा यहां पर कि ये पहली बॉडी है, u1 से ड्रॉप किया गया और दूसरी बॉडी को यहां से फेंका गया ऊपर से। ठीक है, तो ये जो दूसरी बॉडी यहां पर है इसको यहां पर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। अब ये बॉडी हमने मान लिया कि ये जो बॉडीज हैं ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को इस लोकेशन पर। ठीक है, क्या लिखा है, क्रॉसिंग पॉइंट। तो ये क्रॉसिंग पॉइंट हो गया इस लोकेशन पर, मतलब ये नीचे चली जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। इस लोकेशन पर दोनों बॉडीज ने एक दूसरे को क्रॉस किया। मान लेते हैं नीचे से ये हाइट है h के बराबर जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो टोटल हाइट है जहां से ऊपर वाली बॉडी को ड्रॉप किया गया था या फेंका गया था, तो वहां से यहां तक की हाइट h है और ये नीचे से h हाइट पर क्रॉस हो रही है। ठीक है, नीचे से h हाइट पर। तो अगर ये हाइट h है, ये टोटल कैपिटल H है, तो ये वाली h माइनस h हो जाएगा। ठीक है, पूरी हाइट h नीचे से h, तो ये हो जाएगा h माइनस h। यानी कि जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, अच्छा इसकी लैंग्वेज बदल कर भी दी जाती है। जैसे यहां पर ऐसे कह दिया कब क्रॉस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एक बनाया गया जिसमें कह दिया गया कि एक नाइफ है नीचे से, सॉरी एक ब्लॉक है जिसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया और एक नाइफ है, चाकू है, उसको ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया। तो वो कहां पर नाइफ जो है वो ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा जाकर, कहां पर, या कोलाइड कर जाएंगे। ऐसे भी तो कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे भी हो, लेकिन बस क्वेश्चन का टाइप आप सोचो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि ऊपर से एक बॉडी को फेंका गया u1 से, नीचे से फेंका गया u2 से, तो वो कब और कहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इसमें समझना हमें क्या है, ये जो यहां से यहां तक का टाइम है ये h माइनस h, तो इतना टाइम यहां पर इस डिस्टेंस को कवर करने में पहली बॉडी को अगर टाइम लग रहा है t, तो नीचे वाली बॉडी भी उतने ही समय में यहां पर पहुंचेगी। रीजन क्या है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही दोनों को यहां पर थ्रो किया गया, फेंका गया। मतलब जिस समय से फेंका गया उस समय से, तो एक ही समय पर दोनों ने चलना स्टार्ट किया। तो जब क्रॉस करेंगी, जहां पर भी क्रॉस करेंगी, डिस्टेंस वो अलग अलग चल रही है, भले वो डिस्टेंस अलग अलग चल रही है, लेकिन वो दोनों यहां तक पहुंचने में टाइम तो सेम ही लेंगी, अलग अलग टाइम थोड़े होगा। तो ये बात कुछ लोगों को समझ में तुरंत आ जाती, कुछ लोगों को प्रॉब्लम करती। तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे सपोज कर लिया कि यहां पर मान लिया ये कोचिंग में आपको आना है सुबह सुबह, ठीक है, तो अब आप अपने घर से चलते हैं। तो मान लिया एक पर्सन जो है, एक स्टूडेंट है, वो बहुत दूर कहीं रहता है। ठीक है, सपोज के लिए यहां कहीं रहता है, मान लिया वो गोमती नगर में रहता है। ठीक है, तो अगर वो यहां रहता है गोमती नगर में, तो यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और ये चला कितने बजे, यहां पर ठीक
अपने घर से 10 बजे निकल लिया, ठीक है। दूसरा ही पड़ोसी क्षेत्र में था, नरही में, नारही, जहां रहने का मन ही नहीं होता है, बेचारा वहां रह रहा है, ठीक है। तो वहां से वो चलता है और वो भी सीधे अपना 10 बजे निकल लिया घर से, ठीक है। अब दोनों 10 बजे निकले और दोनों ठीक 11 बजे यहां पर कोचिंग में पहुंच गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, 10 बजे निकले, 11 बजे पहुंच गए। तो ये तो गोमती नगर से आ रहा था, लड़ते भिड़ते जाम को क्रॉस करते हुए इधर उधर पसीना पोंछते हुए यहां तक आया, ठीक है, बहुत दूर से। तो वो तो चलता रहा लगातार, फिर यहां पर पहुंचा 1 घंटे में। टोटल टाइम कितना लिया, 1 आवर। लेकिन जो ये महाराज थे, नरही से ही आना था और 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो ये क्या किए होंगे बीच बीच में, चाय समोसा खाते हुए, इधर उधर ताक झांक करते हुए, और उसके बाद यहां पहुंचे होंगे, ठीक है। तो टाइम तो दोनों ने एक ही लिया ना, भले ही इसने डिस्टेंस कम कवर की, इसने कम डिस्टेंस कवर की, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। तो सीधी सी बात है, जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की उसको स्पीड भी ज्यादा ही रखनी पड़ी होगी, क्योंकि जब टाइम दोनों सेम ले रहे हैं तो ये दूर से आ रहा है, दूर से आ रहा है, ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर की और ज्यादा अपनी स्पीड भी रखी होगी, तब ये पहुंचा। लेकिन ये पड़ोस से आ रहा था, इसने भी उतना ही टाइम लिया, इसका मतलब ये आराम से अपना टहलते वहलते आया यहां पर। तो कुल मिला के अगर दोनों एक साथ निकले और एक साथ पहुंच रहे हैं किसी लोकेशन पर, तो वहां तक पहुंचने का दोनों का टाइम क्या होगा, सेम। यही चीज यहां पर है कि जैसे अगर आप देखो तो यहां से इसको U1 से फेंका गया, उसी समय इसको U2 से फेंका गया। तो अगर दोनों को एक ही समय पर यहां पर फेंका गया, तो वो किसी भी लोकेशन पर जब पहुंचेंगे, तो अगर इसने यहां से यहां तक आने में 10 सेकंड लिया, तो इसने भी तो 10 ही सेकंड लिया होगा, ठीक है। तो कहीं पर भी मिले, वहां तक का टाइम क्या रहेगा, दोनों का सेम। जैसे कि यहां पर एक साथ निकले और एक साथ एक जगह पर पहुंचे, मतलब ये भी तो एक तरह से कोलिजन हुआ या क्रॉसिंग पॉइंट हो गया या मीटिंग पॉइंट होगा, कुछ भी आप मान लो इसको। तो यहां तक एक साथ पहुंच रहे हैं, तो एक साथ निकले थे, एक साथ पहुंचे, तो टोटल टाइम तो सेम ही रहा। बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कौन ज्यादा चला, कौन कम चला, कौन तेज चला, कौन धीमा चला, लेकिन टाइम दोनों का सेम रहा। वही चीज यहां पर थी, ठीक है। तो फिर इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बॉडी के लिए अगर हम यहां पर देखें, फॉर बॉडी 1, यहां पर हम लिख रहे हैं बॉडी 1 के लिए, बॉडी 1 के लिए अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, H माइनस एच, ठीक है। और वही H इक्वल टू UT, ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस है प्लस, प्लस रहेगा। तो H माइनस एच इक्वल टू U1 एंड T एंड प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 भी डाल दे रहे हैं। और बॉडी 2 के लिए देखते हैं, बॉडी 2 के लिए, बॉडी 2 के लिए क्या हो जाएगा, जो नीचे से जा रही है उसके लिए यहां पर हो जाएगा, नीचे से H हाइट है तो H इज इक्वल टू U2T एंड माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो आप यहां पर इन दोनों को कर लो सॉल्व। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये H और H कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ GT स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। एक सिंपल सा फार्मूला आ गया, H इज इक्वल टू U1 प्लस U2 इंटू T, ठीक है। दोनों ऐड कर देंगे हम, तो यहां से जो T की वैल्यू है वो आ जाएगी H डिवाइडेड बाई U1 प्लस U2, ठीक है। ये यहां पर आ गया टाइम। अब आप इस टाइम में अगर देखो यहां पर H जो आ रहा है तो वो H क्या है, H इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2। भाई जरूरी नहीं कि ये 2 यहीं तक जाए, ये कहीं भी जा सकता है और ऊपर जा सकता है। तो ये कितना ऊपर जाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, इनिशियल दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी। तो यहां पर जो कैपिटल H है, कैपिटल H, दिस इज इनिशियल सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच का इनिशियल सेपरेशन। साथ में अगर आपको H निकालना है, क्योंकि उसने कहा था व्हेन एंड वेयर, तो अगर आपको H निकालना है तो उसके लिए कोई फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं। जब T आ जाएगा, मान ले T 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी आ गया, तो इसको उठाकर हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे और H कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहां पर सीधे उसको लिख दे रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 2, ठीक, इन इक्वेशन 2 एंड फाइंड H, एंड फाइंड H, और H आप फाइंड कर लेंगे, नोट कर लो।
नोट कर लेंगे और तुरंत एक क्वेश्चन इस पर भी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, उसे तुरंत आप ट्राई करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो ये डायरेक्ट, जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत आसान था, इसलिए वो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर दिया नहीं क्वेश्चन। आपके यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या था, ये h की वैल्यू दी गई थी 30 मीटर, मतलब ये जो इनिशियल सेपरेशन है वो 30 दिया गया था। आप देखो बिना पेन चलाए ही आप उसको बता देंगे उसका आंसर क्या है। u1 दिया गया था 0, कहा गया एक बॉडी जो ऊपर से ड्रॉप की गई, तो ड्रॉप कुछ दिया नहीं गया तो u1 क्या हो जाएगा 0, और नीचे से दूसरे को फेंका गया 30 मीटर पर सेकेंड से, तो उसने पूछा था कि वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को कहां पर क्रॉस करेंगे, सॉरी कितने समय के बाद क्रॉस करेंगे, सॉरी कितने समय बाद, 1 सेकेंड। भाई जैसे आप देखो h उसने 30 दिया, u1 की वैल्यू उसने 0 दे दी और u2 की वैल्यू 30 दे दी, 30/30 कितना 1, 1 सेकेंड के बाद क्रॉस करेंगे। तो जो आप प्रीवियस ईयर का करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें थोड़ा सा हमने कुछ चेंज करके दिया है, तो उसे आपको पकड़ना है, क्या करेंगे आप देखते हैं। अब ये केस इसीलिए यहां करा दिया गया कि अगर आप देखो तो हमने डेरिवेशन भी आपको करा दिया, अगर आपको यहां पर ये चीज नहीं याद रखना है तो आप डेराइव कर सकते हैं जैसे बताया गया, लेकिन आप सोचो कि इतना आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके यहाँ भी पूछा गया है और पहले के कई एग्जाम्स में CPMT BHU वगैरह के होते थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर कई जगह पर पूछा गया तो पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है फिर से कभी दे देगा, तो आपको अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। A stone is dropped from a height h. Simultaneously, another stone is thrown up from the ground, which reaches a height 4h. मतलब उसने कहा कि एक को ड्रॉप किया गया हाइट h से, स्मॉल h हाइट से, सिंबल्स कुछ भी दिए जा सकते हैं, और दूसरे को नीचे से थ्रो किया गया ऊपर की तरफ। लेकिन जो नीचे से थ्रो किया गया है उसके लिए क्या दिया, अनदर स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड विच रीचेज अ हाइट 4h। जो नीचे से फेंका गया वो 4h हाइट तक चला गया। द टू स्टोन्स क्रॉस ईच अदर आफ्टर टाइम। तो क्वेश्चन तो वही है, इतना बात तो हमें क्लियर हो गई कि एक नीचे से फेंका गया और एक ऊपर से ड्रॉप किया गया। तो ड्रॉप किया गया मतलब u1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले तो हम जैसे जब हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन तो वही है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बनाए और अपनी रिक्वायरमेंट समझे कि क्या है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक को तो ड्रॉप किया गया, यहाँ पर ये हाइट उसने h दे दी, ठीक है, जिसको यहाँ पर हमने कैपिटल H माना था, तो ये पहला हो गया, ठीक है। और इसके लिए जो u1 की वैल्यू है वो क्या हो गई 0, और ये जो यहाँ पर है दिस इज इक्वल टू कैपिटल H, ठीक है। जो दूसरी वाली बॉडी है उसको उसने यहां से फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, और वो कितनी वेलोसिटी से फेंका उसने नहीं दिया, u2 मान लिया हमने, लेकिन उसने ये कह दिया कि ये वाली जो बॉडी है ये ऊपर जाती है कितनी हाइट तक, 4h तक जाती है, ठीक है, और यहां तक जाने का मतलब कि यहां जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब आपसे उसने पूछा कि ये दोनों बॉडीज कब और कहां पर क्रॉस करेंगी, सॉरी कहां पर क्रॉस करेंगी, नहीं टाइम पूछा गया, तो कितने टाइम के बाद क्रॉस करेंगी, यानी कि t पूछा गया। तो हमारे पास फार्मूला तो यही है ना t का इस क्वेश्चन के लिए, h डिवाइडेड बाई u1 प्लस u2। अब जहां कैपिटल H है वहां तो उसने स्मॉल h दे दिया। अब देखो अभी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। ये हो गया कि स्मॉल h, u1 की वैल्यू क्या है 0। भाई ये कैपिटल H यही तो होता ना इनिशियल सेपरेशन, हमने भी पीछे क्या लिखवाया था, कैपिटल H इनिशियल सेपरेशन है 1 और 2 के, ये कहां तक जाएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये हमें रखना है। तो ये हो गया u1 की वैल्यू क्या है 0 और u2 की वैल्यू u2 ही है भी, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है। मतलब ये क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाए अगर आपको क्या पता चल जाए, क्या पता चल जाए, अगर u2 की वैल्यू पता चल जाए तो तुरंत ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा ना। अब आप खुद ये सोचो कि u2 आप कैसे निकालोगे, और ये क्या दिया गया है, ये इसका h मैक्स दिया गया ना, यानी कि ये वैल्यू जो दी गई है दिस इज h मैक्स, और आपको निकालना है u। तो जैसे h मैक्स आपने देखा तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूले आ जाने चाहिए h मैक्स वाले। कौन सा फॉर्मूला, u स्क्वायर अपॉन 2। इसीलिए वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको फॉर्मूले कराए गए। अब समझ में आ रही ना रिक्वायरमेंट,
वहां पर हो सकता ना समझ में आ रहा हो, अब समझ में आ रहा होगा कि अगर वो फॉर्मूला में नहीं पता होता तो हम बैठ के यही सोच रहे होते कि पहली इक्वेशन लगाएं कि दूसरी लगाएं कि तीसरी लगाएं, क्या करें। लेकिन वो फॉर्मूला है तो तुरंत हमें हिट हो जा रहा है कि एच मैक्स है और एच मैक्स से हमें यू तुरंत मिल जाएगा। कैसे? यू स्क्वायर अपॉन 2g से। ठीक है, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं इस साइड में, इधर ही लिख दे रहे हैं, यहां पर आप इधर डायग्राम के साइड में लिख लेना। तो यहां पर क्या है, एच मैक्स सेकेंड वाली बॉडी के लिए एच मैक्स इज इक्वल टू है 4h। एच मैक्स की जगह हम रखेंगे यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू 4h, या फिर u2 इज इक्वल टू 8gh, रूट लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, वजह से ये इधर जाएगा तो 8gh हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। बस ये वैल्यू आप यहां रख दो तो क्या आ जाएगा यहां पर h डिवाइडेड बाई u2, और u2 कितना है, रूट 8gh। ठीक है, लेकिन अब ऐसे यहां पर दिया नहीं गया है आपको। ठीक है, ऐसे तो आपको यहां पर दिया नहीं गया आंसर, आंसर पूरे पे रूट लगाया गया। तो हमने एक जगह पर आपको बताया था कि अगर पूरे पर रूट लगाते हैं, यानी कि कोई क्वांटिटी अगर रूट के बाहर उसको अंदर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। जो क्वांटिटी बाहर से अंदर जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर तो वो स्क्वायर हो जाएगी। तो यानी कि हम इसको अगर पूरे को रूट में लिख देंगे तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8gh हो जाएगा। एक h कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, रूट h डिवाइडेड बाई 8g। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। तो ये डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपको वहां पर बताया गया, आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, सीपीएमटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले कई एग्जाम्स होते थे अलग अलग, तो वैसे भी दिया सकता है और थोड़ा बहुत बदल कर। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ यहाँ पर हमें बस u1 और u2 चाहिए, तो मान ली u1 दे दिया, u2 निकालना है, तो u2 डायरेक्ट भी वो दे सकता है जैसा कि आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था, और या फिर वो इनडायरेक्टली भी आपको कोई ऐसा डेटा दे देगा जहां से आप u2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, वापस आ जाते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। अब ये यहां पर एक केस है मूविंग बलून का। तो मूविंग बलून का जो केस है यहां पर, इसमें कोई फार्मूला आपको स्पेशली नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें स्पेशल कोई फॉर्मूला है, बस एक बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे मूविंग बलून वाले, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन में भी दिया जाता है। क्या करना रहेगा, अगर हमें पहले से पता हो तो हम इस मूविंग बलून के क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। जैसे होता ना कि कुछ क्वेश्चन जैसे बुक्स में हैं, आपके यहाँ कभी पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस, AIEEE वगैरह में भी पूछे जा चुके क्वेश्चंस, तो हमें उस तरह के क्वेश्चंस के बारे में पहले से थोड़ा सा अगर एक आइडिया रहे तो हम आराम से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। पूछने को बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इसीलिए इस केस को हम समझा रहे हैं। इसमें कोई स्पेशल या कोई नया फार्मूला आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे निकालना रहेगा, वही हमें समझना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस केस को। कोई भी यहां पर बलून है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव करते हुए जा रहा है। अब मान लिया ये यहां पर h हाइट पर है। ठीक है, ये जो हाइट यहां पर आपको दिखाई गई है ग्राउंड से, वो h हाइट यहां पर है, और इस हाइट पर एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया। तो आप सोचो कि पहले कोई पर्सन इसके अंदर रहा होगा जिसने इस बॉल को ऐसे पकड़ रखा होगा। तो जिस समय यहां पर h हाइट पर है, उस समय इस बलून की जो वेलोसिटी है अपवर्ड, वो क्या है, u के बराबर, u स्पीड उसकी हो गई। तो इसका मतलब जो पर्सन इसके अंदर होगा उसने ऐसे बॉल को पकड़ रखा होगा। तो अगर बलून ऊपर जा रहा है u स्पीड से, तो बॉल भी तो ऊपर जा रही होगी, क्योंकि जो पर्सन है वो भी उसी के साथ में है। तो इसका मतलब ये बलून ऊपर u स्पीड से जा रहा होगा। अब जैसे उससे कह दिया गया कि आप बॉल को ड्रॉप कर दो, तो उसने बॉल को छोड़ दिया। तो बॉल छोड़ेगा जब वो, तो क्या वो बॉल तुरंत नीचे चलना स्टार्ट कर देगी? नहीं, वो पहले ऊपर जाएगी। हम लोग पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, पहले थोड़ी देर वो ऊपर जाए, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होगी ना। लगेगा आपको कि बॉल नीचे जा रही, लेकिन वो नीचे नहीं जाएगी तुरंत। जब आप छोड़ेंगे तो वो पहले थोड़ी देर ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी वहां से वो रिटर्न होगी, फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो ये उसी स्पीड से पहले ऊपर जाएगी एंड देन वापस वो नीचे आएगी। ठीक है, तो यहां पर मान लिया जब ये यहां गई, इसकी वेलोसिटी यहां 0 हुई, वहां से रिटर्न हो गई और रिटर्न होकर ग्राउंड पर पहुंची, और ग्राउंड पर इसकी स्पीड क्या है, v।
अब आप सोचो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपसे यह पूछा जा सकता है कि जहां से हमने छोड़ा था इसको या जहां पर हमने ड्रॉप किया था वहां से ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी। मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क क्या है, एच डैश, ठीक है, यही तो क्वेश्चन मार्क हो गया कि हमने जहां पर छोड़ा वहां से कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो हमें एच डैश पूछा जा सकता है। या वो हमसे यह पूछ सकता है कि ग्राउंड से वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक उठी, यानी कि हमसे कैपिटल एच पूछा जा सकता है। ये बॉल जब ग्राउंड पर टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि v की वैल्यू। तो जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि जब टकरा ही गई तो v जीरो हो गया, लेकिन जो ये v हम निकालते हैं ये हम वो v निकालते हैं जिस स्पीड से वो टकराती है जाकर बॉल। जैसे अगर आपने यहां पर किसी बॉल को ऊपर से फेंका, मान लीजिए जाकर यहां रुक गई, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गई, तो हम ये v नहीं निकालते हैं। मान लो रुक गई, कैसे हुआ क्या हुआ उससे हमें मतलब नहीं है। हम जो यहां v निकालते हैं वो जस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब किस वेलोसिटी से वो हिट करेगी जाकर, हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो जब ऊपर से छोड़ेंगे तो यहां पर टकराने के बाद क्या हुआ वो तो बाद की बात हो, तो हम लोग कोलिजन में पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वो जीरो थोड़े होगी। जैसे मान लो इतनी बड़ी 5 किलो की बॉल ले हम लोहे की, और तुमको बैठा ले यहां पर और फिर ऐसे ड्रॉप कर दो सर के ऊपर, तो तुम तो कहोगे वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी टकराने के बाद। भाग लोगे तुरंत ना, भागोगे ना कि बैठे रहोगे? नहीं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, चोट लगनी नहीं हमें, तो लगेगी अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो हम ये वेलोसिटी वो कौन सी होती है, जस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब जस्ट कोलाइड करने से पहले। बाद में क्या होता है वो बात की बात है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कोलिजन में, ठीक है। तो यहां पर जो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से बॉल कोलाइड करेगी जाकर यहां पर इस ग्राउंड को, ठीक है। तो ये v पूछा जा सकता है, ये कैपिटल H पूछा जा सकता है, ये h डैश पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पूछे जा सकते हैं। जैसे उसने कह दिया कि जब हमने यहां से इसको ड्रॉप किया तो बताओ इस बॉल ने टोटल ग्राउंड पर पहुंचने से पहले कितनी टोटल डिस्टेंस इसने कवर की। तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, तुरंत बोला करो, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि यहां से हम नापते हुए चले जाएंगे। तो नापेंगे तो ये क्या है h डैश, ये क्या होगा h डैश, यानी कि 2h डैश हो गया, और प्लस ये वाली वैल्यू सब जोड़ दो, डिस्टेंस हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, यहां से ड्रॉप किया और यहां पर गिरी, डिस्प्लेसमेंट कितना, सिर्फ स्मॉल h, इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है कि जब इसको हमने ड्रॉप किया तो कितने समय के बाद ये ग्राउंड पर टकराएगी जाकर, यानी कि टोटल टाइम आपसे पूछा सकता है। ये भी पूछा सकता है कि इसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, तो जितने थे वो सारे हमने आपको बता दिए कि आपसे यहां पर क्या पूछा जा सकता है कि टोटल टाइम क्या होगा, ठीक है, या यहां से यहां तक का या x से y तक का टाइम पूछ सकता है कि वापस उसी लेवल पर जब बॉल पहुंचेगी तो उस लेवल से y तक जाने में कितना टाइम लगेगा। मतलब x से y तक का टाइम भी वो पूछ सकता है, टोटल टाइम भी पूछ सकता है, उसी लेवल तक रिटर्न करने का भी टाइम पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछी जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, कैपिटल H पूछा जा सकता है, h डैश पूछा जा सकता है, और ये v भी पूछा जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें यहां पर निकालनी, लेकिन आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझना था। अब समझ लिया हमने, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो जैसे यहां पर अगर आपको कैलकुलेट करना है, मान लिया सबसे पहले v, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो वहां पर केसेस किए थे, जो हम लोगों ने केसेस किए थे, मतलब स्टार्टिंग में जब फार्मूले आपको बता रहे थे तो वहां पर क्या ये वाला केस नहीं किया था हमने, ये वाला जो केस बताया गया था कि अगर हम ये h लें, यहां से कोई बॉल फेंके ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, तो क्या ये दोनों मैच करते हुए नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल सेम है, यानी कि जो फॉर्मूले हमने यहां पर बनाए थे वही फॉर्मूले यहां पर हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, कुछ नया फॉर्मूला यूज नहीं करना। यानी कि अगर आपको सबसे पहले मान लिया ये v कैलकुलेट करना है, तो v कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहां पर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस या प्लस, प्लस, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 2gh, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे v। तो जस्ट यहां पर फॉर्मूला पहले से याद है, बस यूज है यहां पर, ठीक है। लिखते रहो साथ में। अब यहां पर थोड़ा सा टाइम के लिए समझ लो
कि अगर आपको टाइम निकालना है, ये टोटल टाइम, ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने कहा था कि टोटल टाइम भी पूछ सकता है और x से y तक का भी टाइम पूछ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन ऐसे बना दे रहे हैं यहां पर कि t इज इक्वल टू, यूज करेंगे u प्लस माइनस v एंड डिवाइडेड बाई g। अब ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, बस इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहे हैं। एक्चुअल में ये इक्वेशन कौन सी है वो आपको हम इधर समझा दे रहे हैं। ये इक्वेशन वही है, यहां पर इसमें अगर v निकालना हो तो आपको याद होना चाहिए v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी था, याद है ना। तो हम ये u अगर इधर लाएं तो ये हो जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू जी टी, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v डिवाइडेड बाई g। बस हम प्लस के साथ में यहां पर माइनस भी यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, बस वही चीज तो हमने की, u प्लस माइनस v डिवाइडेड बाई g। u प्लस माइनस लिखना है, v प्लस माइनस नहीं, u प्लस माइनस v डिवाइडेड बाई g। अब इसमें हम करेंगे क्या कि ये प्लस और माइनस क्यों लगाए गए, क्योंकि हमने यहां पर आपसे कहा कि वो दो टाइम आपसे पूछ सकता है, टोटल टाइम। तो अगर हम यहां पर पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लेने पर जो t होगा वो t क्या देगा, ऐसे लिख देते। अगर हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो t क्या इंप्लाई करेगा, t इंप्लाई करेगा टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड। टोटल टाइम टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। और अगर हम यहीं पर नेगेटिव साइन ले लें, नेगेटिव साइन, ठीक है, तब इस कंडीशन में जो t है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस साइन लेने पर जो t आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस वाला टाइम तो हम लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर वो नेगेटिव टाइम का मैग्नीट्यूड आपको एक इंफॉर्मेशन देगा। अभी हम क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके भी बता देंगे, ठीक है, प्रूफ करके भी। तो ये क्या देगा, ओनली टाइम टेकन बाई बॉडी फ्रॉम x टू y, ये x से y तक का टाइम होगा, ठीक है। ओनली टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम x टू y व्हाइल रिटर्निंग, जबकि वो वापस आ रही होगी तब वो x से y तक का जो टाइम लेगी दैट विल बी मॉड ऑफ t। मतलब अगर आप नेगेटिव साइन लेकर t सॉल्व करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आपको वही टाइम h डैश की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ सोचकर। h डैश की वैल्यू क्या होगी, u के टर्म में बताना है, क्योंकि u तो हमें पता रहेगा ना। h डैश की वैल्यू क्या होगी u के टर्म में, h u स्क्वायर बाई, सिंपल u स्क्वायर बाई 2g, और क्या होगा। जैसे आपको अगर कभी भी कहा जाए, हमने ये पॉइंट भी आपको डिस्कस किया, इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप रिवाइज करो तो रिवीजन आपको बहुत ध्यान से समझदारी से करना है, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा था कि आप ये मत सोचो कि हम मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, हम पूरी फिजिक्स का समझ लो 40% पढ़ रहे हैं। और ये बात आपको अगर अभी नहीं समझ में आएगी तो फिर प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाद में अगर आपको समझ में आएगी तब तक देर हो जाएगी। फिर तो आप अभी से इस बात को हमारी समझ लो कि आप 40% पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स में मोशन इन 1D नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो हम लोग चीजें कर रहे हैं, तो यहां पर हर चीज को आप बहुत बारीकी से समझो, याद रखो, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना है। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना होगा। आपको ये नहीं कि हमें सब बस समझा हुआ है हम सब डराइव कर लेंगे, नहीं, आपको टाइम बचाना है तो आपको छोटी छोटी चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या आएगा किसी को नहीं पता है, एग्जाम क्या आने वाला किसी को नहीं पता। अब सोचो इसी पर तो क्वेश्चन आया था,
वो जो h बराबर ut माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u दिया गया था, t दिया गया था, h तो निकालना था। ठीक है, तो सिंपल सा तो क्वेश्चन था, नीट में ही अभी 2023 में तो पूछा गया था। तो क्वेश्चन कहां से कब पूछा जाए कुछ पता नहीं है, तो इसलिए आप सब कुछ याद रखें, चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको यहां पर हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी बॉडी है, जैसे हमने ये फॉर्मूला आपसे कहा कि u है, ठीक है, और ये बॉल ऊपर फेंकी गई तो h मैक्स बताओ, तो u स्क्वायर अपान 2g, याद आ गया ना, अभी हम लोगों ने यूज भी तो किया था। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड हो ऐसा तो नहीं कहा गया ना, कोई जरूरी ऐसा है ग्राउंड होना जरूरी थोड़ा है। इसका मतलब हमने आपको क्या समझाया था, एक क्वेश्चन आप क्या पूछा गया था एआईपीएमटी में जिसमें बीच में उसने स्पीड दे दी थी, उसी का एग्जांपल हमने आपको दिया था। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो यहां पर है ये ग्राउंड हो, मतलब कहीं पर भी हो। जैसे मान लिया इस लोकेशन पर हम है, इस लोकेशन पर अगर आपको वेलोसिटी u दे दी जाए तो पूछा जाए v अगर 0 है तो बताओ h मैक्स क्या होगा, तब भी तो वही रहेगा फॉर्मूला। वो h कहीं भी हो सकता है, वो मतलब u कहीं भी हो सकता है, जहां पर u पता है उससे ऊपर वो कितना जाएगा, u स्क्वायर अपान 2g। ऐसे इसको समझ लो, याद रखो, बताया था, फिर से एक बार आपको समझा दिया गया। ठीक है, तो यहां पर आपको जो देखा जाए तो जो h डैश है, अब क्लियर हो गया ना। तो अब बताओ ये h डैश की वैल्यू u के टर्म में कितनी, u स्क्वायर अपान 2g। ठीक है, तो आगे हम लोग यहां पर लिख लेंगे उसी के आगे कि जो देखो यहां पर एक चीज समझ लो पहले, जो कैपिटल H है, कैपिटल H वो क्या हो जाएगा, h एन प्लस h डैश। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर कैपिटल H इज इक्वल टू h प्लस h डैश, और जो h डैश है वो हमने समझा कितना, u स्क्वायर अपान 2g। ठीक है, अगर यहां पर आप टाइम निकालना है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे कि अगर आपको सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है तो आप एक और भी काम यहां पर कर सकते हैं। ऐसे यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, टू कैलकुलेट टाइम ओनली। अब इसका मतलब क्या है ये भी हम बता दे रहे हैं, टू कैलकुलेट टाइम ओनली वी कैन यूज h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट टाइम जाएगा। यहां पर पहले आप नोट करो, फिर हम समझाते हैं आपको। नोट कर लिया आपने? तो आप देखो यहां पर कि सारी चीजें हो गई जो जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया था कि v निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, t निकाल सकते हैं यहां से, प्लस साइन लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो सिर्फ x से y तक का टाइम आ जाएगा। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि जब यहां से हम टाइम निकाल ही सकते हैं तो फिर ये क्यों लिखवाया गया। तो जैसे होता क्या है कि आपको दोनों जगह कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी काम कर लो। जैसे यहां अगर आप t निकालेंगे तो पहले आपको v निकालना पड़ेगा, और v निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि v क्या है स्क्वायर में। तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है और हमें चाहिए सिर्फ टाइम होता है, तो हम स्क्वायर रूट की बजाय फैक्टर आसानी से कर लेते हैं। फैक्टर करना हमें ज्यादा आसान लगता है स्क्वायर रूट से सॉल्व करना। तो हम यहां पर अगर v उसने पूछा है तो हम इसका यूज करना पड़ेगा, फिर तो मजबूरी, फिर तो आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे, v निकालेंगे, और अगर एक बार v निकल गया तो फिर हम टाइम निकालने के लिए यहीं से सीधे सॉल्व कर लेंगे, u प्लस माइनस वी, टोटल टाइम पूछा गया u प्लस वी बाई जी कर देंगे। उसने हमसे v नहीं पूछा है, सिर्फ उसने कहा बताओ टाइम, तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर लो, इसमें आप h रख दो, u रख दो, g की वैल्यू रख दो, क्वाड्रेटिक बनेगी, फैक्टर का टाइम निकल आएगा आपका। अभी सब पर क्वेश्चन हम करा ही देंगे। ये हमने समझ ही लिया कैपिटल H क्या है। अब जैसे यहां पर अभी हमने आपसे ऐसे पूछ लिया था कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी तो पूछा जा सकता है कि अगर हमने यहां से ड्रॉप किया तो बताओ इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। वो रटना नहीं, आपको बताना है सिर्फ, तो आप समझ लो, फिर हम लिख भी देते हैं साइड में, चाहे लिखना लिख लेना। डिस्टेंस, अगर ये बॉल यहां से ड्रॉप की गई यहां पर पहुंची तो टोटल इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2h डैश प्लस h। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, आप नापते हुए चलो। जैसे यहां से इस बॉल ने चला तो आप ये समझ लो कि आप हो यहां पर, तो आप पहले कितना गए h डैश, फिर वापस कितना है h डैश, 2h डैश हो गया, फिर और नीचे कितना गए h।
डिस्टेंस हो गई, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट h हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि जो डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस वो हो जाएगी 2h डैश प्लस, डिस्टेंस हो जाएगी 2h डैश प्लस h, और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा h। टोटल डिस्प्लेसमेंट है और ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, एक केस जो आगे का है रॉकेट वाला वो भी हम लोग कर लेते हैं, फिर एक साथ दोनों के, बलून के और रॉकेट वाले दोनों क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपने जैसे इसमें देखा, इसमें कोई नया फार्मूला तो आया नहीं, बस कॉन्सेप्ट था, समझना था कौन सी चीज कैसे कहां से निकालेंगे। अब पहले से समझा हुआ है तो अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग ये केस पर आते हैं, ये जो है रॉकेट का केस, मोशन ऑफ रॉकेट। तो मोशन ऑफ रॉकेट के केस में हम लोगों को यहां पर पहले तो ये समझना है कि ये है कौन सा केस। तो इस केस की अगर हम बात करें यहां पर, तो जैसे एक रॉकेट का केस आपके सामने आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्सन का केस, वो आता है वेरिएबल मास सिस्टम में। ठीक है, तो वो तो अलग चीज है। रॉकेट प्रोपल्सन मतलब रॉकेट को बहुत ज्यादा हाइट पर भेजा जा रहा है, उसके मास को भी बहुत ज्यादा, मतलब उसमें जो फ्यूल रखा गया है उसको भी हमें कंसीडर करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो वो तो अलग कंडीशन है। एक ये रॉकेट का ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है जो मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में यहां पर जो रॉकेट है तो उसमें क्या कहा गया कि भाई यहां से रॉकेट को यहां पर लॉन्च कर दिया गया, तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, एक्सलेशन इसका अल्फा, मतलब इसके अंदर जो भी फ्यूल है उसकी वजह से इसका एक्सलेशन अल्फा आ गया। लेकिन इसमें फ्यूल कम था तो ये थोड़ी दूर जाकर मतलब h1 हाइट पर गया और इसका फ्यूल फिनिश हो गया। और फ्यूल जब फिनिश होगा तो क्या होगा, वो तुरंत वापस थोड़े आ जाएगा, क्योंकि जब फ्यूल फिनिश होगा तो वहां पर स्पीड मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां पर फ्यूल था तो फ्यूल बर्न हो रहा था, तो उसकी वजह से एक्सलेशन था यहां पर और उसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ रही होगी। भाई यहां तो इनिशियल 0 आपने दिया ना, जस्ट उसको रखा और उसको लॉन्च किया, तो आपने जो उसको फ्यूल बर्न हुआ उसकी वजह से उसको एक एक्सलेशन प्रोवाइड किया ना, तो वो एक्सलेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। मान लिया इस लोकेशन पर फ्यूल फिनिश हो गया तो एक तरह से हम ऐसे समझ लें कि उसका इंजन बंद हो गया। तो जब वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी तो जहां पर फ्यूल खत्म होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि अब वेलोसिटी और बढ़ेगी तो है नहीं, अब तो घटेगी वेलोसिटी, क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया, उसका इंजन बंद हो गया। तो सिंपल वो बॉल की तरह से हो गया, तो बॉल जैसे ऊपर जाती तो इसके बाद इस वेलोसिटी से वो थोड़ी दूर और ऊपर जाएगा। कब तक ऊपर चलता जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां से वो रिटर्न हो जाएगा। तो यहां पर एक्सलेशन है और यहां पर डिसलेरेशन होगा। तो ये वैसे समझ लो, ये जो रॉकेट दिवाली वाला, ठीक है, दिवाली में जलाते हो ना, तो वो क्या होता है, वो ऐसा थोड़ा कि तुमने जला दिया फिर वो मून पे सीधे रुकता है जाकर, वो थोड़ी दूर जाकर दूसरे की छत पे लैंड कर जाता है जाके, यही तो होता है ना। तो वही कंडीशन यहां पर है कि थोड़ी दूर गया, फ्यूल खत्म हो गया, थोड़ा और ऊपर चला गया और उसके बाद फिर वहां से वो रिटर्न हो जाएगा। तो वही कंडीशन है कि अल्फा और फिर यहां पर रिटार्डेशन डिसलेशन क्या होगा, बीटा। अब देखो ये एक्सेलेरेशन अल्फा यहां पर जो भी है वो तो जो होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा या आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन जो यहां पर ये डिसलेरेशन है बीटा, ये यहां पर एग्जैक्ट जी के बराबर ही रहेगा, क्योंकि जब आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर ऐसे फेंक देते हैं तो वो फ्री फॉल कंडीशन होती ना, और फ्री फॉल में एक्सेलेरेशन किसके बराबर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब इसका फ्यूल खत्म हो गया, यहां पर फ्यूल फिनिश हो गया, तो फ्यूल अगर फिनिश हो गया तो एक तरह से उसका इंजन बंद हो गया। अब वो सिंपल एक बॉल की तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ी दूर ऊपर जाएगा और रुक जाएगा, तो उसका एक्सेलेरेशन किसके बराबर, जी। यानी कि यहां बीटा की वैल्यू फिक्स है जी। अब जी 9.8 यूज करना है या 10 यूज करना है, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो आप यूज कर लेंगे। यहां से यहां तक की हाइट h1 टाइम t1, यहां से यहां तक की हाइट h2 और टाइम t2, टोटल हाइट कैपिटल H और टोटल टाइम स्मॉल t के बराबर। यहां से यहां तक का टोटल तक पहुंच गए थे। रिटार्डेशन पे थे, अच्छा फ्यूल खत्म हो चुका हम लोगों का। तो यहां से हम लोग डिसलेशन वाली कंडीशन समझ लिए थे कि यहां पर जो भी डिसलेशन होगा वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर फिक्स कंडीशन है, और बाकी ये जो कैपिटल H है ये टोटल हाइट होगी, मतलब यहां से जहां तक वो जाएगा, और ये स्मॉल t जो है वो टोटल टाइम। अब जरा याद करो
कि जो हम लोगों ने पीछे एक मोशन इन बंडी फर्स्ट में केस पढ़ा था, उस केस में क्या था कि एक कार यहां पर u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करती है। पहले उसमें एक्सलेशन होता है अल्फा, देन उसकी स्पीड होती है v मैक्सिमम, और फिर रिटार्डेशन होता है बीटा, और फाइनली उसकी स्पीड हो जाती है 0। यहां से यहां तक s1 टाइम t1 था, ये s2 था टाइम t2, और टोटल डिस्टेंस थी s और टोटल टाइम था t। दोनों केस एकदम सिमिलर है कि नहीं? बिल्कुल सिमिलर है। जैसी कंडीशन यहां वैसी कंडीशन यहां पर है बिल्कुल। u0 यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0, इसीलिए मैंने वहां टर्म अल्फा बीटा यूज किए थे। एक्सलेशन अल्फा, अल्फा फिर डिस्प्लेसमेंट बीटा, बीटा, यहां पर स्पीड क्या हो गई? मैक्सिमम। और ये s1 t1 है, चूंकि अपवर्ड जा रहा था तो उसको h1 t1 लिख दिया गया, h2 t2, यहां पर h2 t2 था, और ये s और t था तो यहां h और t लिख दिया गया। बिल्कुल सिमिलर केस। तो अगर केस एकदम सिमिलर है तो कैलकुलेशन वाइज फार्मूले भी तो सिमिलर ही आएंगे, कोई चेंज होने नहीं है यहां पर। इसका मतलब हमें दोबारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पूरा डेरिवेशन हम आपको करा चुके हैं। तो यहां पर डायरेक्ट हम लोग इसके फॉर्मूले लिख लेंगे बस, ठीक है? इसके फॉर्मूले याद है कि नहीं? ये वाला केस तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहां पर पहला फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं v मैक्स के लिए, ठीक है? तो जो यहां पर कोई भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम v मैक्स की बात करें तो हम लोगों ने उसमें v मैक्स निकाला था सबसे पहले ना, तो v मैक्स का क्या था? अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, टोटल टाइम। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे छोटा कर लेते हैं, तो यहां पर जो पहला फॉर्मूला है वो है v मैक्स का। v मैक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा और इनटू t। नोट करते रहो साथ में। और यहां पर जो t हो जाएगा वेयर t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अब यहां पर एक थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज नहीं है, मतलब वो एक और भी तरीके से हम v मैक्स निकाल सकते हैं। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन में एक बार मतलब ऐसी लैंग्वेज दे दी जाती है कि इतने समय के बाद फ्यूल फिनिश हो गया, मतलब जैसे लिख देंगे कि 2 सेकंड के बाद फ्यूल फिनिश हो गया। तो अगर उसने ऐसे लिख दिया 2 सेकंड के बाद फ्यूल फिनिश हो गया, तो इसका मतलब उसने आपको ये T1 की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, यही तो हुआ ना? तो अगर उसने T1 दे दिया तो ये v मैक्स हम खाली T1 से भी निकाल सकते हैं, हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? अगर उसने ऐसे कह दिया इतने समय के बाद फ्यूल फिनिश हो गया, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं आल्सो v इज इक्वल टू u प्लस at। एक्सलेशन भी आपको यहां दिया जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है? 0, तो u तो हो गया 0। तो फिर इस बेसिस पर अगर आप देखें तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां से यहां तक की बात करें, जैसे हम नेमिंग डाल देते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। जैसे ये मान लिया A है और इसको हमने कह दिया B, ठीक है? तो ये जो हम लिख रहे हैं यहां पर, ये कहां से कहां तक लिख रहे हैं? A टू B के लिए, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो वैसे तो V मैक्स यहां पर, अब फाइनल वेलोसिटी फिर अगर A टू B है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V मैक्स। तो हम यहां पर रखेंगे V मैक्स इज इक्वल टू ए की जगह पर रख देंगे अल्फा और टी की जगह पर रख देंगे T1। तो अगर आपको अल्फा और T1 पता है तो आप यहां से भी V मैक्स निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूले देखने में अलग अलग, लेकिन आंसर दोनों से एक ही आएगा। बस यहां पर आप अल्फा रखेंगे तो T1 रखेंगे, और यहां टोटल टाइम रखना है, मतलब T1 प्लस T2, तब रखेंगे अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट जो था, तो टोटल वहां S था, यहां क्या है? H। क्या था फॉर्मूला H का? हाफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? इसके साथ में हम लोगों ने एक और लिखा था, रेशियो भी लिखा था। रेशियो हम लोगों ने लिखा था कि जो H1 अपान H2 है वो हो जाएगा T1 अपान T2 के बराबर।
H1 अपान H2 T1 अपान T2, तो आगे बीटा अपान अल्फा, एक्सलेशन उल्टा लिखेंगे, ये बीटा पहले और अल्फा बाद में, तो यहां पर लिखेंगे बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। तो ये पूरा केस उसी से मिलता हुआ है, फार्मूले भी सिमिलर ही हैं, बस केस की लैंग्वेज अलग है। वो कार का केस था, ये रॉकेट का केस है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आएगा ना, आसान, जैसे आपको भी बताई दिया गया सारी चीजें, कोई डायग्राम भी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। जस्ट आपके दिमाग में चलेगा क्या दिया गया है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हैं। जस्ट आपसे पूछा गया है वेलोसिटी और टाइम, तो आप देखो अ बलून इज गोइंग अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड, देखो वो डायग्राम केस वाला आपके दिमाग में चलना चाहिए, और आप यहां से लैंग्वेज पढ़ते जाओ। अ बलून इज गोइंग अपवर्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, बलून 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, व्हेन इट इज 400 मीटर अबव, मतलब ये वैल्यू जो हो गई ये h की वैल्यू हो गई, u हो गया यहां पर कितना 10, और h की वैल्यू कितनी हो गई 400 मीटर। अबव द ग्राउंड अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट, तो जब वो 400 मीटर की डिस्टेंस पर है तो वहां पर एक स्टोन को रिलीज कर दिया गया, मतलब ड्रॉप किया गया। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल द स्टोन हिट द ग्राउंड, अब v भी निकालना है और t भी निकालना है। तो अगर हमें u और h पता है तो हम लोग यहाँ पर v के लिए पता ही क्या फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, जी आपको दे रखा है 10 उसने, यहां से हम लोग v स्क्वायर लिखेंगे, u स्क्वायर का मतलब 100 हो गया, और प्लस 2g का मतलब 10 और h का मतलब 400, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 और ये हो गया 8000, तो ये हो जाएगा 8100, दैट मीन्स v की वैल्यू हो जाएगी रूट 8100, और 8100 तो सिंपल है, कितना आ जाएगा 90 मीटर पर सेकंड, v आ गया। अब आपको t निकाल, अब t उसने क्या कहा आपसे, टोटल टाइम, जैसे उसने कहा हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल द स्टोन हिट द ग्राउंड, यानी कि वो टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा, कितने समय के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो टोटल टाइम के लिए आप u प्लस रखेंगे, अगर वो x y वाला पूछता सिर्फ तो आप माइनस रखते, अदरवाइज आप क्या रखेंगे, हालांकि वो x y वाला अभी तक कभी पूछा नहीं गया, वो एक रिजल्ट है जो उसी से आ जाता है, तो हमने आपको बता दिया, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। टोटल टाइम निकालना है, u प्लस v अपान g कर देंगे, u की वैल्यू क्या है 10, g की वैल्यू क्या है v की वैल्यू क्या है 90, और g कितना है 10, 100 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 सेकेंड एंड 90 मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद देखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन या इसी से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत, मतलब उस समय फिर आपको थिंक नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में पूरा केस है, सारी चीजें हैं, क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आपको समझ में आ गया कि क्या क्या दिया गया और क्या हमें निकालना है और कौन सी इक्वेशन यूज करनी, वो भी आपको नहीं सोचना पड़ेगा एट द टाइम कि क्या आपको इक्वेशन कौन सी यूज करनी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक जैसा वैसा ही क्वेश्चन दिखेगा जैसा ये है, लैंग्वेज वाइज बिल्कुल एक है, डेटा वाइज भी एक है, लेकिन उस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे टाइम पूछा गया है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले उसमें भी आप v निकालो और देन आप d कैलकुलेट करो, लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर आपसे सिर्फ टाइम पूछा जाए तो हम ये वाला कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि इसमें बनता है ये स्क्वायर रूट, ये जब मजबूरी हो तभी कर, जैसे इस क्वेश्चन में तो तुम्हें करना ही पड़ता, चाहे ये आसान होता चाहे ये कठिन होता, बिना किए आपका काम ही नहीं होना, क्योंकि v तो यहीं से निकलना। लेकिन अगर आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है अगला उस टाइप का हो जिसमें आपको सिर्फ टाइम निकालना हो, तो आप ये वाला मत यूज करो, क्योंकि इसमें हो सकता है स्क्वायर रूट में जाके तुम फंस जाओ, क्योंकि फैक्टर करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है, तो उसमें हम फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लें। तो हम जैसे अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज दिखा रहे हैं आपको, बलून इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, उसमें भी दिया था वेलोसिटी, इसमें भी दिया था, व्हेन इट इज 65 मीटर उसमें दिया था 400 मीटर, अबव द ग्राउंड अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। सिर्फ आपसे पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, सिर्फ टाइम ही तो निकालना है। तो अगर सिर्फ टाइम निकालना है, ओनली टाइम कैलकुलेट करना है, तो फिर आप सीधे h बराबर माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज कर लो। चाहे तो आप घर पे करके देख लेना v वाला, उसमें वही स्क्वायर रूट में कॉम्प्लेक्स, वही आप फंसोगे जाकर। तो उसकी बजाय हम टाइम अगर पूछा जाए तो सीधे सीधे हम फैक्ट वाले मेथड पर आएंगे, यानी कि हम यहां पर यूज करेंगे
h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसका यूज करेंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं, करके देखना चाहे अपना घर पे करना जाके, और अदरवाइज सिर्फ टाइम पूछा जाए तो इसी का यूज कर लो आप। क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, कई लोग बाद में फिर पूछने आते हैं कि सर दोनों क्वेश्चन तो एक जैसे थे, तो आपने इसमें ये क्यों किया, उसमें वैसे क्यों किया, ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में आता है। तो हमने आपको बता दिया ना कि जैसे वो क्वेश्चन है वैसे इसको भी कर सकते हैं, बट इसमें सिर्फ टाइम पूछा गया तो क्यों हम फालतू में वी निकालें, हम इसी में वैल्यू रखकर फैक्टर करके हम सीधे टी कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें भी सॉल्व करोगे टी की दो ही वैल्यूज आएंगी, एक प्लस एक माइनस। तो जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो आपको टोटल टाइम देगी, और अगर माइनस वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड लोगे तो वो आपको एक्स टू वाई वाला देगा, जबकि वो रिटर्न हो रहा होगा तब। ट्राई करते हैं। ये हो गया 65, ये हो जाएगा माइनस यू की वैल्यू क्या है 12 टी एंड प्लस हाफ जी की वैल्यू है 10 एंड टी स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 5t स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि हमें करने हैं फैक्टर्स। 5t स्क्वायर फिर माइनस 12t, 65 इधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। हो गया ना? इसके फैक्टर्स करने, फैक्टर करना याद है ना आपको, ये 5 और 65 मल्टीप्लाई करना है तो साइन प्लस और ये है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, फिर यहाँ आएगा 5 इंटू। अब देखो हमें ये पहले से पता चल गया कि हम 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या वो ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें। ऐड करोगे 5 तो 70 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 60 आएगा, 12 तो नहीं आएगा। इसका मतलब इस 65 को हमें बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो 65 को हम पहले ही बांट के लिख लेते हैं, ये 65 ना लिखे, क्योंकि हमने आपको सब समझा रखा है ना पहले। तो अब हमने यही चीज आपसे कही थी कि जैसे जैसे मैथमेटिकल पॉइंट्स होते जाएंगे तो वो मैथमेटिकल पॉइंट अगर आपको याद हैं, सारी चीजें एकदम क्लियर हैं, तो आपको आगे की चीजें कठिन नहीं लगेंगी। बल्कि ये तो हमने इक्वेशन यही वहां एग्जाम्पल भी दिया था, बस टी की जगह पर वहां पर देखना जाके एक्स था बस। ठीक है, तो ये 65 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 13। अब देखो आपके पास यहां पर दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक 25 उसको कर दो माइनस में, और दूसरा आ जाएगा यहां पर 13 उसको कर दो आप प्लस में। ठीक है, तो आप दोनों को ऐड करेंगे माइनस 12 हो जाएगा, और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस, बस साइन चेक करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, बाकी तो वही रहना है क्योंकि उसी से आपने बनाया है इसको। अब यहां पर हमें टी लिखना है, हम इसको दूसरी साइड में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5। इसे डिवाइड करना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, डिवाइड भी करना रहता है, इसको नीचे ले जाकर डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा माइनस 13 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि टाइम की दो वैल्यूज आ गई, प्लस में आएगी 5 और दूसरी आएगी माइनस 13 बाई 5। तो हमें माइनस वाली वैल्यू से मतलब नहीं, यानी कि टोटल टाइम जो हो जाएगा t इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेना आपने। तो अगर आपको सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है तो आप v के चक्कर में मत पड़ो, जस्ट इस इक्वेशन का यूज करो और यहां से आप तुरंत यहां पर t कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट फैक्टर करके। तो ऐसे भी आप यहां पर कर सकते हैं, और t निकल आया तो इसका उल्टा यूज करके आप u v भी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे स्क्वायर रूट में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आप स्क्वायर रूट से बचना चाहते हैं और आपसे मान लिया v पूछा गया है, तो आप क्या करो t निकाल लिया और इस इक्वेशन को इस वैल्यू को यूज कर लो, t इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन g में, और वहां पर वैल्यूज रख देंगे आग, तो क्या निकल आएगा v। आप स्क्वायर रूट से बच जाएंगे। तो उल्टा भी आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। A balloon starts rising from the ground, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इस क्वेश्चन में जो आपको याद रखना है। A balloon starts rising from the ground with an acceleration of 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्या कहा उसने कि एक बलून स्टार्ट्स राइजिंग, मतलब उठना स्टार्ट करता है, फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
मतलब इस एक्सेलरेशन से, अब यहां पर ये पॉइंट आपको समझना है कि जैसे हम यहां पर डायग्राम दिखाते हैं, ऐसे ऐसे बना दिया बलून, और ये यहां से उठना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जब ये यहां से स्टार्ट करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, जीरो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और एक्सेलरेशन, जैसे जब भी ऐसे कहा जाएगा स्टार्ट्स राइजिंग या स्टार्ट मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर आप जीरो लेंगे। अगर दिया नहीं गया है तो वो जीरो ही माना जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक तरह का फोर्स। तो एक फोर्स यानी कि एक एक्सेलरेशन उसको प्रोवाइड कर दिया गया। कैसे प्रोवाइड किया गया वो मतलब नहीं है, बस जस्ट उसने 1.25 दिया। ये जो दिया गया है ये उसका नेट एक्सेलरेशन होगा। मतलब कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगने लगता है कि अच्छा 1.25 ये है और 9.8 नीचे रहेगा या 10 नीचे रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो ये 10, 9.8 और 1.25 को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि क्या करेंगे। लेकिन यहां पर इसका यूज नहीं करना है अभी आपको, फिर ठीक है, ये यूज नहीं करना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये हमें कैसे पता चल गया कि इसका यूज नहीं करना है। तो जब उसने कहा है स्टार्ट्स राइजिंग विद दिस एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब वो उसने नेट एक्सेलरेशन उसका दिया है कि इस एक्सेलरेशन से उसने उठना स्टार्ट किया। अब आप खुद सोचो कि अगर आप ये 9.8 नीचे लगा दोगे और ऊपर की तरफ है 1.25, तो क्या ये ऊपर जा पाएगा? भाई अगर आप फोर्स की बात करें तो m से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो m तो दोनों में सेम रहेगा ना इसी बलून का। तो अगर यहां m इंटू ए करोगे तो कम आएगा, यहां m इंटू ए करोगे तो ज्यादा आएगा, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा और अपवर्ड फोर्स कम। तो क्या ये उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। इसका मतलब ये जो दिया जाता है वो उसका नेट एक्सेलरेशन होता है कि इस एक्सेलरेशन से उसने उठना स्टार्ट किया। तो वो पूरा कैलकुलेट करके जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो उसने दिया है आपको, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर 8 सेकेंड स्टोन इज रिलीज। अब 8 सेकेंड के बाद एक स्टोन वहां से रिलीज किया गया बलून से। तो 8 सेकेंड के बाद ये यहां तो होगा नहीं, ये कहीं ऊपर पहुंच चुका होगा। तो मान लिया ये इस लोकेशन पर यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर ये बलून आ गया आफ्टर 8 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद स्टोन रिलीज किया गया। तो 8 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, वैसे हम यहां पर u मान रहे थे बट हमने यहां u0 लिख दिया, तो इसको सिंबल बदल देते हैं, सिंबल से क्या लेना था, ठीक है, u0 कर दिया हमने। तो u0 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहां मतलब सॉरी ये 8 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई u0। अब इस कंडीशन में वहां से एक स्टोन को रिलीज किया गया। तो जब हम रिलीज करेंगे तो स्टोन की वेलोसिटी भी तो u0 होगी, क्योंकि 8 सेकेंड बाद हम पकड़ के रखे होंगे ना। अब जब यहां पर 8 सेकेंड हो गया तो हमने उसको रिलीज कर दिया। तो 8 सेकेंड पर जो वेलोसिटी बलून की वही वेलोसिटी इसके अंदर पर्सन की होगी और वही इस स्टोन की होगी। अब उसने स्टोन को छोड़ दिया। स्टोन को छोड़ेंगे तो वही फिर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ये पहले ऊपर जाएगा और देन ये वापस नीचे आएगा, ऐसे। यही कंडीशन तो होगी ना। अब ये जो यहां पर है u0, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन भी तो है 1.25, तो क्या ये एक्सेलरेशन भी ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं होगा, सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होगी। एक्सेलरेशन का मतलब एक तरह से फोर्स, और फोर्स का मतलब वो उसकी मैकेनिज्म के कारण फोर्स है। जैसे ऐसे समझ लो कि इसके अंदर मान लिया कोई इंजन था, अब उस इंजन के कारण इसके ऊपर एक फोर्स या एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा था। तो जब हमने स्टोन को पकड़ के रखा था, अब स्टोन को हमने छोड़ दिया, तो स्टोन को अगर हमने छोड़ दिया तो जो वेलोसिटी यहां पर थी वही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। भाई इंजन इसके साथ थोड़े शिफ्ट हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो जब इंजन जाएगा नहीं तो फोर्स तो इंजन ही जनरेट कर रहा होगा, तो इसका मतलब फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे आप मान लिया बस से जा रहे हैं, तो बस में आपका कोई बैग है, तो आप उस बैग को ऐसे बाहर विंडो के बाहर निकाल लो। अब बस जा रही है, आप भी जा रहे हैं, बैग भी आपका जा रहा है, ठीक है। अब आप अगर उस बैग को पकड़े रहेंगे तो घर तक जाएगा आपके साथ, और छोड़ दोगे तो कुछ दूर जाके रुक गिर जाएगा वो, कि वो भी तब भी साथ में चलता जाएगा, हम आ रहे हैं तुम चलो। क्योंकि बस के पास जो भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या जो उसका वहां पर इंजन था वो तो उसी के साथ था ना। तो जो लोग बस के साथ हैं वो बस के साथ रहेंगे। आपने तो बस से बाहर उसको कर दिया ना, छोड़ दिया, वेलोसिटी के कारण वो थोड़ी दूर जाएगा और गिर जाएगा जाकर वो। वही कंडीशन यहां पर है कि वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी से जाएगा और फिर यहां पर आ जाएगा। तो उसने पूछा द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन अबव द ग्राउंड विल बी, यानी कि आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, आपसे यहां पर मैक्सिमम। अभी हम लोगों ने केस किया था तो उसमें हमने देखा था कि ये एच
यहां पर क्या होता है। ये h ही आपसे पूछा गया, एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो यहां से अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू क्या थी, यहां पर बना देते हैं, ये था h डैश, दिख रहा है ना, ये h डैश था और ये वाली वैल्यू क्या थी, h। तो हम लोगों को पता है फार्मूला, हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है, अभी हम फार्मूले को लिखेंगे नहीं, बस अपने माइंड में ला रहे हैं। जैसे ये फॉर्मूला इधर लिखकर बता दें, h प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई h प्लस h डैश था ना, और h डैश यू स्क्वायर पॉइंट 2 जी, u ये वाला नहीं, ये वाला, तो ये वाला u यहाँ क्या है, u नॉट। अब आप सोचो कि आपको ये h चाहिए तो आपको स्मॉल h भी चाहिए और u नॉट भी चाहिए। ये दोनों चीजें आपको पता चलना है, इस फॉर्मूले में रख देंगे, कैपिटल H आपको पता चल जाएगा। अब ये स्मॉल h कैसे पता चलेगा, आप देखो यहाँ पर एक बात और आपको समझनी है भी, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, 8 सेकंड के बाद ये कितनी ऊंचाई पर होगा, यही तो निकालना है, वही h हो जाएगा, और 8 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो u नॉट हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं आफ्टर 8 सेकंड, आफ्टर 8 सेकंड, आफ्टर 8 सेकंड जो वेलोसिटी है वो कैसे हम निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू, भाई यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं ना, तो अपवर्ड जा रहे हैं, तो अपवर्ड में यहां पर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आफ्टर 8 सेकंड, v इज इक्वल टू u माइनस gt। बस यही तुम्हें नहीं करना है, ठीक है, जो ये फॉर्मूला आपने यूज कर लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो बलून जा रहा है वो फ्री फॉल कंडीशन में नहीं है, मतलब इस बलून का एक्सलेशन g के बराबर नहीं है, उसका एक्सलेशन तो उसने 1.25 दिया ना। तो अगर उसने किसी चीज का एक्सलेशन दे रखा है तो आप हमेशा मोशन इन 1D फर्स्ट वाली इक्वेशंस यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। g तभी यूज करेंगे जब फ्री फॉल सिचुएशन हो, यानी कि एक्सलेशन g के बराबर हो, बट यहां एक्सलेशन g के बराबर नहीं है, तो हम लोग ये इक्वेशन बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। क्या करेंगे, सिंपल, पहले जो मोशन इन 1D फर्स्ट में पढ़ा था, v बराबर u प्लस at, ठीक है, एक्सलेशन है ना तो a प्लस में रहेगा। अब यहां पर वैल्यू रख दो, तो u की वैल्यू हो गई 0, a की वैल्यू हो गई 1.25 और t की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसी तरह से आप h निकाल सकते हैं, तो h के लिए हम लोग यूज करेंगे वही s इज इक्वल टू ut एंड प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। आप यहां पर u की वैल्यू 0 रखेंगे और यही s का मतलब h है, तो डायरेक्ट h रख दो, क्या करना है, ठीक है, h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन g यूज नहीं करेंगे, जी तभी यूज करते हैं जब फ्री फॉल कंडीशन यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, लेकिन यहां दिया गया। अब यहां क्या करेंगे, हाफ a की जगह पर 1.25 और t स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आएगा यहां पर कितना, 32, ठीक है, तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, अब आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 25 1/4 8 यानी कि 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 मीटर आ जाएगा, यहाँ पर अपना मल्टीप्लाई कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, तो 40 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कैपिटल H निकाल सकते हैं। नाउ कैपिटल H इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर V है हमने निकाला, तो ये V एक्चुअल में इसी को हम क्या कहेंगे, U नॉट, यहाँ पर V को हमने क्या लिखा, U नॉट, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, H एंड प्लस U नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, ठीक है, स्मॉल h की जगह पर हम रखेंगे कितना, 40 एंड u नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 45 मीटर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बलून वाला एक क्वेश्चन और दिया गया, वो कर लेंगे, रॉकेट वाला फिर वो थोड़ा सा समझना है उसमें, तो वो हम लोग अगले टर्न पे कर लेंगे। 17 नंबर का और एक ट्राई कर। टेस्ट के लिए, तैयारी के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वही असाइनमेंट, एक एक क्वेश्चन में जो चीजें बताई गई उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है, उसको समझ के आपको बस पढ़ना है, हर क्वेश्चन को समझ के करना है कि इस क्वेश्चन में क्यों हमने ऐसा किया। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें उसमें यही आपको अपने दिमाग से क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना है कि क्वेश्चन बस पढ़ा, अच्छा अच्छा इसमें ऐसे ऐसे किया गया था, वो नहीं, वो तो रट जाता है दिमाग में, तो वो रटना नहीं आपको। आपको कोई भी क्वेश्चन करते समय यही अपने दिमाग में क्वेश्चन लाना कि ऐसा हमने क्यों किया,
ठीक है, या क्यों ऐसा करवाया गया, बस उस पॉइंट को अपने माइंड में रखना है, फिर देखो आपका पेपर कितना अच्छा होता है। तो तैयारी करते रहना उसके लिए, ठीक है। जितना बताया गया बस उतना करना है, वही क्वेश्चंस करने हैं और सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, बस इतना करना है आपको। और बाकी जैसे कुछ लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि जैसे कुछ चीजें आगे से रिलेटेड हैं, वो हमें क्या वो डायमेंशंस भी हमसे पूछी जाएंगी, तो वो बिल्कुल नहीं। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या हम मैग्नेटिक फ्लक्स की या एलसी, आरसी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इनकी सबकी डायमेंशंस हम आपसे नहीं पूछेंगे। हमने जितना पढ़ा है वही, क्योंकि इनकी डायमेंशंस जब हम लोग पढ़ लेंगे आगे, जब हम इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म सब पढ़ लेंगे, तब तो वो चीजें पता चली जाएंगी हमें, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं। करेंगे अगला क्वेश्चन 70 नंबर। A stone falls from a balloon that is descending at a uniform rate of 12 meter per second. The displacement of the stone from the point of release after 10 seconds is g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि जैसे होता है कि हमने बलून के सारे क्वेश्चन कराए। अब ये क्वेश्चन तो है बहुत आसान, ये लेकिन डिसेंडिंग का है, आपने ध्यान दिया, डिसेंडिंग मतलब बलून नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो आपके दिमाग में आ सकता था कि यार असेंडिंग वाले तो हमें बताए गए थे, डिसेंडिंग का तो कोई केस नहीं बताया गया था, इसमें क्या करें। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो सिंपल केस है। आप अगर डायग्राम यहाँ पर बनाएं तो आपको तुरंत खुद समझ में आ जाएगा कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये बलून है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इसमें एक स्टोन पकड़ रखा था, तो जो इस बलून की स्पीड है वही इस स्टोन की भी तो हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड सेम। फिर आपसे क्या कहा गया कि इसको हमने ड्रॉप कर दिया, आ स्टोन फॉल्स मतलब उसे गिरा दिया गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद स्टोन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जब आप इसको छोड़ देंगे तो इसकी डाउनवर्ड स्पीड कितनी होगी, 12 ही तो रहेगी। मैं आपने पकड़ रखा था वो 12 पहले ऊपर जा रहा था, आपकी ओर नीचे जा रहा है, तो जब आप छोड़ेंगे तो इसकी इनिशियल स्पीड 12 ही रहेगी। और सीधे सीधे आपको ये बताना है कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद, मान लिया वो यहां पर है, ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कि ये उसका h कितना हो जाएगा, यही तो पूछा गया डिस्प्लेसमेंट। तो आप एक बलून भूल जाओ, इसमें बलून का क्या तो है नहीं, क्योंकि स्टोन तो आपने छोड़ दिया। ये कंडीशन कौन सी हो गई, जो हम लोगों ने केसेस पढ़े थे, जस्ट ऊपर से नीचे वाली कंडीशन। तो उसमें अगर आपको h निकालना है तो क्या यूज करेंगे, ut प्लस हाफ gt उसका, नीचे से ऊपर माइनस, ऊपर से नीचे प्लस। यहाँ पर वैल्यूज डाल दो आप, u की वैल्यू क्या है 12, t की वैल्यू क्या है 10 एंड प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8 और t स्क्वायर। t स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 100, ये 120 हो जाएगा और ये यहाँ पर 4.9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 490, 610 मीटर। बस थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमने बताया उन चीजों को ध्यान रखना और टेस्ट की टाइमिंग अपनी डिसाइड करके वहां पर स्टैंप और सिग्नेचर करवा लेंगे और उसी प्रॉपर टाइमिंग में आपको आना रहेगा, ठीक है, और टाइमिंग में आपको नहीं आना है। बाकी ये जो चैप्टर है इसमें जो केस आगे बचे हैं वो अगले टर्न पे फिनिश हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चंस बचेंगे, वो हम लोग हो सकता है नेक्स्ट टर्न पे हमें जाना पड़े उसमें क्वेश्चंस के लिए, और फिर वहां से हमारा मैथमेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।